अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का फोर्थ चैप्टर न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था न्यूक्लियस। सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेल्प उसको डिस्कस किया था। फिर हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स उसको हम डिस्कस किया था। उसके बाद हमने न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स को डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने जो एक्सपोर्ट होती है मटीरियल की बिटवीन दीज न्यूक्लियर पोर्स उसको डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन जिसको हम RAN साइकिल भी कहते हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोलस और फिर हम क्रोमोसोम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियोलस। जो मोस्ट विजिबल स्ट्रक्चर है किसी भी नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस में उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है वो है राइबोसोम्स की सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसी तरह हम राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री भी कहते हैं। और बाद औक़ात एक सेल में 2 और मोर न्यूक्लियोलाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इनका जो नंबर है वो डिपेंड करता है स्पीशी के ऊपर और सेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल के ऊपर। लेकिन ज़्यादातर सेल्स में जो हैं वो 2 और 3 न्यूक्लियोलाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस जो है ये एक रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ये अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है एक मास ऑफ डेंसली स्ट्रेन्ड ग्रेन्यूल जो है वो अपीयर होता है। न्यूक्लियोलाई जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट दी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज़र और ये जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स हैं ये स्पेशलाइज्ड रीजन्स हैं कुछ क्रोमोसोम्स के। इनमें मल्टीपल कापीज़ ऑफ जीन जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं फॉर दी राइबोसोम सिंथेसिस। और जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। एक जो एक्टिवली ग्रोइंग सेल होता है वो ऑलमोस्ट 10,000 राइबोसोम जो हैं वो पर मिनट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि न्यूक्लियोलस के गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती जो कि उसको सेपरेट कर सके फ्रॉम द अदर न्यूक्लियर मटेरियल। और जो न्यूक्लियोलस है ये सिंथेसाइज करता है और स्टोर करता है राइबोसोमल RNA को। न्यूक्लियोलस के 2 रीजन्स होते हैं, पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन एंड सेंट्रल फेब्रिलर रीजन। जो PGR है ये कंपोज होता है प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट से और जो CFR रीजन है वो कंपोज होता है लार्ज मॉलिक्यूलर वेट RNA एंड राइबोसोमल RNA। जो राइबोसोम्स हैं ये असेंबल्ड होते हैं इन द न्यूक्लियोलस। उसके बाद ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट हो जाते हैं टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस फिगर के अंदर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं न्यूक्लियोलस का। ये एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स को। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स को डिफाइन करते हैं that the chromosomes are the organized structure of DNA, protein and traces RNA found in the cell। न्यूक्लियस का जो इनर मास है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और DNA प्रोटीन के साथ ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम्स जो हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं ड्यूरिंग द इंटरफेस, तो इसलिए हम इनको एज अ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपीयर होते हैं एज अ मास ऑफ स्ट्रेन्ड मटेरियल। फिर हम इस स्ट्रेन्ड मटेरियल को हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्रोमैटिन। सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं। कंडेंस कब किस फेज़ में होते हैं? ये S फेज़ के अंदर होते हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं
डुप्लीकेट होने के बाद ये क्रोमोसोम जो हैं वो थिक हो जाते हैं। अब हम इनको एज अ सेपरेट स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। क्रोमोसोम जो है इनमें काफ़ी सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो जीन्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल्स के करैक्टर्स को। और हर यूकैरियोटिक स्पीशीज़ में जो है एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। एक ह्यूमन सेल्स में उसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जबकि उनके सेक्स सेल जैसा कि एग और स्पर्म में उनके जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इट मीन्स उनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो ह्यूमन्स के सेक्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह फ्रूट फ्लाई जिसको हम ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर भी कहते हैं, उसमें 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस फिगर में आप क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक टेलोमर प्रेजेंट होता है, उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं, एक जो है सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमियर को हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स के पास इसका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? क्रोमोसोम का ऐसा पार्ट जो कि उस क्रोमोसोम से डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट और जंक डीएनए। वो सैटेलाइट या फिर जंक डीएनए दोबारा उसी क्रोमोसोम के साथ या फिर किसी और क्रोमोसोम के साथ आके अटैच होता है। जहाँ पे वो आके अटैच होता है तो जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है ये वाइडली डिफर इन देयर अपीयरेंस। ये वेरी करते हैं इन साइज, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, relative length of 2 arms on the either side of the centromere, and the position of the constricted region along the arms. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमियर की लोकेशन की बेस पे जो क्रोमोसोम्स की 4 मेन टाइप्स हैं: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। पहले हम इनकी फिगर्स देखते हैं। अगर तो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, और इसकी जो शेप बनती है वो बनती है आई शेप। और अगर सेंट्रोमियर जो है वो प्रेजेंट होगा नियर द टिप ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, और इसकी जो शेप बनती है वो बनती है जे शेप। इसी तरह अगर क्रोमोसोम जो है वो अगर सेंट्रोमियर जो है वो प्रेजेंट होगा नियर द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, और इसकी जो शेप बनती है वो बनती है एल शेप। और अगर सेंट्रोमियर जो है वो प्रेजेंट हो एट द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक, और इसकी जो शेप बनती है वो बनती है वी शेप। अब हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। इफ़ द सेंट्रोमियर इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, और इसकी जो शेप बनती है ड्यूरिंग दी एनाफेज वो बनती है आई फेज। और अगर सेंट्रोमियर जो है ये प्रेजेंट हो नियर द टिप ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, और इसकी जो शेप बनती है ड्यूरिंग द एनाफेज वो बनती है जे शेप। और अगर सेंट्रोमियर जो है ये नियर द मिडल जो है वो प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, और ये जो सब मेटासेंट्रिक जो है ये क्रोमोसोम्स को डिवाइड करता है इनटू 2 अनइक्वल आर्म्स, और इसकी जो शेप बनती है वो बनती है एल शेप। और लास्ट जो टाइप है क्रोमोसोम की वो है मेटासेंट्रिक। अगर तो सेंट्रोमियर जो है वो प्रेजेंट हो एट द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम्स को डिवाइड करे इनटू 2 इक्वल आर्म्स, तो उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और सेल डिवीजन की एनाफेज के दौरान इसकी जो शेप होती है वो होती है वी शेप। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले न्यूक्लियोलस को डिस्कस किया। हमने ये देखा कि वो डार्कली स्ट्रेंड बॉडी है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने न्यूक्लियोलस का फंक्शन डिस्कस किया था, और फिर हमने उसके 2 रीजन जो हैं वो डिस्कस किए। उसके बाद हमने क्रोमोसोम्स को स्टार्ट किया। तो क्रोमोसोम्स की सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया,
फिर हमने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, फिर हमने क्रोमोसोम्स की शेप्स को डिस्कस किया जो कि 4 टाइप्स की थी, आई, जे, एल एंड वी शेप। उसके बाद हमने जो क्रोमोसोम्स की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, वो 4 टाइप्स के थे, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।